जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम करने वाले हैं आर्थिक घटनाक्रम। दोस्तों हम संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम कर चुके हैं, तो आज की क्लास में आर्थिक घटनाक्रम करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा भारत में नगरपालिका वित्त की स्थिति। तो भारत में नगरपालिका वित्त की स्थिति क्या है, इसे देखने वाले हैं। तो ये चर्चा में क्यों नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नगरपालिका वित्त पर एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में शहरी आबादी के लिए आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता एवं गुणवत्ता खराब बनी हुई है। संबंधित रिपोर्ट में देखते हैं क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की यह रिपोर्ट सभी राज्यों में 201 नगर निगमों एमसीएस के लिए बजटीय डेटा का संकलन एवं विश्लेषण नगर वित्त पर आधारित है। आरबीआई की यह रिपोर्ट नगर निगमों के लिए वित्त पोषण के वैकल्पिक स्रोत विषय पर आधारित है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु। तो नगर निगम की खराब प्रणाली। आरबीआई ने नगर निगमों के कामकाज में कई कमियां का उजागर किया, जिसमें कहा गया है कि भारत की स्थानीय स्वशासन की संरचना के संस्थागतकरण के बावजूद उनके कामकाज कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं है। परिणाम स्वरूप भारत में शहरी आबादी के लिए आवश्यक सेवाओं की गुणवत्ता एवं खराब बनी हुई है, उपलब्धता एवं गुणवत्ता खराब बनी हुई है। वित्तीय स्वायत्तता का अभाव। इसमें अधिकांश नगरपालिकाएं केवल बजट तैयार करती हैं और बजट योजना के खिलाफ वास्तविक समीक्षा करती हैं, लेकिन बैलेंस शीट पर नकदी प्रवाह प्रबंधन के लिए अपने लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों का उपयोग नहीं करती, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण अक्षमताएं होती हैं। अगला इसमें एक पॉइंट दे रखा है, जबकि भारत में नगरपालिका बजट का आकार अन्य देशों के समकक्षों की तुलना में बहुत छोटा है। राजस्व में संपत्ति कर संग्रह और सरकार के ऊपर स्तरों के करों एवं अनुदानों का अंतरण होता है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय स्वायत्तता की कमी होती है। न्यूनतम पूंजीगत व्यय, स्थापना व्यय, प्रशासनिक लागत और ब्याज वित्त एवं वित्त शुल्क के रूप में नगर निगम का प्रतिबद्ध व्यय बढ़ रहा है, किंतु पूंजीगत व्यय न्यूनतम है। इसमें भी एक पॉइंट दे रखा है, नगरपालिका बॉन्ड के लिए एक सुविकसित बाजार के अभाव में नगर निगम ज़्यादातर बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के उधार और केंद्र राज्य सरकार के ऋण पर अपने संसाधन अंतराल को पूरा करने के लिए निर्भर रहते हैं। स्थिर राजस्व, इसे देख लेते हैं। स्थिर राजस्व व्यय। भारत में नगरपालिका राजस्व व्यय एक दशक से अधिक समय से सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1% पर स्थिर है। इसके विपरीत ब्राज़ील में सकल घरेलू उत्पाद 7.4% और दक्षिण अफ्रीका में सकल घरेलू उत्पाद 6% नगरपालिका राजस्व व्यय है। इसमें भी कुछ पॉइंट दे रखे हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट दे रखे हैं। क्या आप अवगत हैं इससे? संवैधानिक प्रावधान को देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में महानगर क्षेत्र को 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले ऐसे क्षेत्र के रूप में अभिप्रेरित किया गया है जिसमें एक या अधिक जिले समाविष्ट हैं और जो 2 या अधिक नगरपालिकाओं या पंचायतों या अन्य संलग्न क्षेत्रों से मिलकर बनता है, तथा जिसे राज्यपाल इस भाग के प्रयोजन के लिए लोक अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करें। नगरपालिका क्षेत्र का अर्थ है एक नगरपालिका के प्रादेशिक क्षेत्र जैसा कि राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है। नगरपालिका का अर्थ है अनुच्छेद 243 क्यू के तहत गठित स्वायत्त शासन की संस्था। अगला है पंचायत का मतलब अनुच्छेद 243 पंचायत का मतलब अनुच्छेद 243 के तहत गठित पंचायत है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243 क्यू नगरपालिकाओं का संविधान प्रत्येक राज्य में नगरपालिकाओं का गठन किया जाएगा। एक संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत जो भी नाम से जाना जाता है, यानी ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में संक्रमण के क्षेत्र में एक से क्षेत्र। एक लघुतर नगरीय क्षेत्र के लिए एक नगर परिषद। अगले किसी बृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम का गठन किया जाएगा, परंतु इस खंड के अधीन कोई नगरपालिका ऐसे नगरीय क्षेत्र या
उनके किसी भाग में गठित नहीं की जा सकेगी, जिसे राज्यपाल क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र में किसी औद्योगिक संस्थापकपन द्वारा दी जा रही या दिए जा रहे हैं जाने के लिए प्रस्तावित नगरपालिकाओं सेवाओं और ऐसी अन्य बातों को जो वह ठीक समझे ध्यान में रखते हुए लोक अधिसूचना द्वारा औद्योगिक नगरी के रूप में विनिर्दिष्ट करें। अगला हमारा इसमें पॉइंट है अप्रभावी राज्य वित्तीय आयोग। सरकारों ने नियमित एवं समयबद्ध तरीके से राज्य वित्तीय आयोग यानी कि SFC का गठन नहीं किया है, भले ही उन्हें हर 5 साल में स्थापित करने की आवश्यकता होती है। तदनुसार अधिकांश राज्यों में SFC स्थानीय सरकारों को निधियों के नियम आधारित हस्तांतरण को सुनिश्चित करने में प्रभावी नहीं हो रहे हैं। अगला पॉइंट है भारत में केंद्र एवं राज्य सरकारें मुख्य रूप से बाजार उधार के माध्यम से अपने घाटे का वित्त पोषण करती हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लगभग 85% वित्त पोषण करते हैं और केंद्र सरकार अपने सकल राजकोषीय घाटे का लगभग 61% बाजार उधार के माध्यम से वित्त पोषित करती हैं। इसमें सुझाव दे रखे हैं और सुझाव को देख लेते हैं। सुझाव दे रखे हैं। सुझाव है नगर निगम को विभिन्न प्राप्ति एवं व्यय मदों की उचित निगरानी एवं प्रलेखन के साथ ध्वनि एवं पारदर्शी लेखांकन प्रथाओं को अपनाने और अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए विभिन्न नवीन बॉन्ड एवं भूमि आधारित वित्त पोषण तंत्र का पता लगाने की आवश्यकता है। शहरी जनसंख्या घनत्व में तेजी से वृद्धि बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे की मांग करती है और इसलिए स्थानीय सरकारों को वित्तीय संस्थानों के अधिक प्रवाह की आवश्यकता होगी। अगला पॉइंट है समय के साथ नगर निगमों की राजस्व सृजन क्षमता में गिरावट के साथ ऊपरी स्तरों में करों एवं अनुदानों के हस्तांतरण पर निर्भरता बढ़ी है। यह परिवर्तनात्मक वित्त पोषण तंत्र की मांग करता है। भारत में नगर पालिकाओं को कानून द्वारा अपने बजट को संतुलित करने की आवश्यकता है और किसी भी नगरपालिका ऋण को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट है नगर पालिका राजस्व की उछाल में सुधार के लिए केंद्र एवं राज्य अपने GST वस्तु एवं सेवा कर का 6वां हिस्सा साझा कर सकते हैं। ये यहीं तक हो गया। इसमें एक प्रश्न दे रखा है संभावित प्रश्न। तो भारत में शहरी आबादी के लिए आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता एवं गुणवत्ता का खराब होना नगर पालिका वित्त का खराब प्रबंधन का परिणाम है। चर्चा कीजिए। ये क्लास यहीं तक है और अगली क्लास में हम देखेंगे नए पॉइंट के साथ। उसमें कौन सा होगा बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022। इसमें अगला पॉइंट होगा। ये क्लास यहीं तक रहने दें। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।